जी बड़ा पूरी क्लास किधर चली गई? हाँ आ गए बच्चे, ओके थैंक यू। जी बेटा मैं आप लोगों को लास्ट जो मेरा लेक्चर था उसमें पढ़ा रही थी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में मैंने मेरी सिर्फ लास्ट वाली जो है ना इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लेसेंटा वो 2 या 3 स्लाइड रह गई थी। तो उसके बाद मैंने कहा रिमेनिंग टाइम में मैं आप लोगों को हाई प्रेगनेंसी पढ़ा दूंगी। ठीक है, इसलिए मैंने पहले से ये वाला लेक्चर जो है लोड कर दिया ताकि फिर दूसरी दफ़ा प्रॉब्लम ना हो। दूसरे वाला जो 2-3 स्लाइड रह रही थी वो मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। ठीक है, वो कैसे पढ़ानी है वो मैं इधर से खोल के पढ़ा रही हूँ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। जी बेटा मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? फर्टिलाइजेशन मैंने आप लोगों को तकरीबन सारा पढ़ा दिया था। फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो वो फर्टिलाइज्ड ओवम को हम जायगोट बोलते हैं। जायगोट जब जो है वो नेक्स्ट डे तक जाने के लिए ड्यूरिंग जर्नी वो है 24 आवर्स के दरमियान में क्लीवेज उसको बोलते हैं। उसके बाद फिर वो मरूला बन जाता है। ठीक है, मरूला के बाद जब वो 8 में कन्वर्ट होता तो मरूला, और मरूला जो है 16, 32 इस तरह वो कन्वर्ट होता होता आगे जो है वो यूट्रस तक चला जाता है। जब यूट्रस में जाता है तो उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्रस में एंटर होता है तो उसको इसकी डिवीजन हो जाती है। जैसे यूट्रस में ब्लास्टोसिस्ट पहुंचता है तो उसकी डिवीजन हो जाती है, और डिवीजन होते ही एक ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मैस एंड आउटर सेल मैस। इनर सेल मैस जो है उसमें जो है फीटस की डेवलपमेंट हो जाती है और जिसको हम जो है ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है आउटर सेल मास उसको ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अब ये मैंने आपको जो है ब्लास्टोसिस्ट और जो है इम्प्लांटेशन ऑफ द फीटस ये मैंने बता दिया कि इंडोड्रम, एक्सोड्रम, इंडोड्रम और मेसोड्रम, ये इसमें 3 इसकी लेयर्स बनती हैं जिसमें जो है ये फिटल प्लेट बनाते हैं, और इसके जो जो पार्ट जो लेयर बनाती है तो वो मैंने आप लोगों के साथ सारा डिस्कस कर लिया। अब मेरी जो स्लाइड चल रही थी वो थी ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा के लिए। ठीक है, अब प्लेसेंटा जो है इसकी लेयर, आउटर लेयर ऑफ द फ्लोटेड सेल ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट which form placenta and chorion, and inner cell mass form embryo and amnion. अब ये कोरियन और एमनियन का मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया था कि कोरियन और एमनियन होता क्या है। ठीक है, अब मैं उस स्लाइड पे लेके जा रही हूँ जहाँ पे कोरियन और एमनियन है। अब ये देखो ये फीटस है आपके सामने। ठीक है, और फीटस जो है ये एक सैक के अंदर मौजूद होता है। जिस सैक के अंदर मौजूद है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड है, और वही सैक जो है ये इसको इनर सेल मैस कहेंगे जिधर फीटस है, और दूसरा इसके आउटसाइड पे आउटर सेल मैस जो आपको प्लेसेंटा नजर आ रहा है। तो प्लेसेंटा जहाँ से स्टार्ट होता है उसको हम जो है कोरियन बोलते हैं। ये जहाँ से प्लेसेंटा का स्टार्ट है ना एमनियोटिक फ्लूइड की सैक से,
अब अमनियोटिक फ्लूइड जिसमें है एमनियोन और कोरियोन, इनकी वॉल्स जो है वो एक है, जो इसकी इंटरनल साइड है उसकी तरफ, फीटस की तरफ, और उसमें अमनियोटिक फ्लूइड है, दैट इज कॉल्ड एमनियोन। और जो यही जो है आउटर वाली साइड, इसकी आउटर लेयर, वो प्लेसेंटा बना देगी और उसको कोरियोन बोलेंगे। कोरियोन इसलिए कि कोरियोनिक विलाइज, ये आपको वी शेप, जहाँ पे आपको जैसे लग रहा है ना, ये प्लेसेंटा का पिंक लेयर, ये वी शेप बन जाती है, जिसको विलाइज बोलते हैं, वी से विलाइज, ठीक है। इसको कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। और ये विलाइज जो है स्पाइरल आर्टरीज जो यूट्रस से आती हैं, हर वी के अंदर, हर विलाई जो है एक एक स्पाइरल आर्टरी के अंदर घुस जाती है और जो है प्लेसेंटा ब्लड रिसीव करना शुरू कर देता है माँ की यूट्रस से, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये ट्रोफोब्लास्ट बता रही थी। ट्रोफोब्लास्ट का मैंने बताया कि वो आउटर लेयर है जो प्लेसेंटा बताती है। इसमें ट्रोफोब्लास्ट, लेयर ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट: साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट एंड मेसोट्रॉम। अगर आपको जो है डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा आ जाए तो आप लोगों ने जो है वो डेवलपमेंट प्लेसेंटा कहाँ से आपने लेके आना है, जहाँ से इसकी डिवीजन होनी, ब्लास्टोसिस्ट से, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट से बताना कि इसकी डिवीजन कैसे होती है और इसकी कैसे लेयर बनती है। और इसकी फिर 3 लेयर बनी: साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट एंड मेसोट्रॉम। अब साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या है? दिस इज अ सिंगल थिन इम्पैक्ट लेयर विच प्रोड्यूस हॉर्मोन्स कॉल्ड ह्यूमन कोरियोनिक gonadotrophin हॉर्मोन्स। अब जो है ह्यूमन कोरियोनिक gonadotrophin हॉर्मोन्स प्लेसेंटा के अपने हॉर्मोन्स हैं, जो प्लेसेंटा को जो नरिश सक्रीट करते हैं। ये एक इसमें ग्लूकोज ज़्यादा होता है, ग्लाइकोजन सक्रीट करते हैं ये हॉर्मोन्स। जैसे मैंने आप लोगों को जो है गेस्टेशनल डायबिटीज़ लाइटिस में बताया था कि जब मदर से डायबिटीज़ होती है फीटस तक, तो फीटस के अपने जो है प्लेसेंटल कोरियोनिक हार्मोन्स जो हैं वो ग्लाइकोजन जो है वो सक्रीट करते हैं, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर फीटस को मिलती है, जिसकी वजह से फीटस को मोर ग्लूकोज मिलने की वजह से वो ओवरवेट हो जाता है, ठीक। अब ये जो है प्लेसेंटा gonadotrophin कोरियोनिक, ह्यूमन कोरियोनिक gonadotrophin हार्मोन्स इसमें होते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट में, which shows the pregnancy presence of these hormones goes message to corpus luteum continue secrete the progesterone। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ओव्यूलेशन हो चुकी होती है तो पीछे जो ग्राफिन फॉलिकल खाली हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड कार्पस लूटियम, and that corpus luteum produce the progesterone. अब this progesterone act the endometrium layer and endometrium layer shut down। तो अगर menstrual cycle नहीं चलते तो ये that progesterone act on the uterus and promote the pregnancy throughout the 9 months। ठीक हो गया। तो ये फिर मैसेज कार्पस लूटियम को मिलता रहता है कि फटाफट जो है वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करो ताकि प्रेगनेंसी जो है वो मैच्योर होती चली जाए। इट कीप द प्रेगनेंसी स्ट्रॉन्ग, मेक डिसिजुआ एंड स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसका फंक्शन यही है, जाहिर है अब इंडोमेट्रियम को ये शट डाउन नहीं होने देगा तो वहाँ डिसिजुआ बन जाएगा। डिसिजुआ मैंने आप लोगों को जब दूसरे अपने टॉपिक जो है एंटीनेटल केयर और कुछ चीज़ें जिसमें मैंने बताया था कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए इंडोमेट्रियम लाइनिंग शट डाउन नहीं होती, उधर से फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो यूट्रस में मैसेज मिल जाता है कि वो डिसिजुआ बना दे, ठीक है। हालांकि जो है यूट्रस की जो लाइनिंग है प्रोजेस्टेरोन की वजह से वो जो है चेंज हो चुकी होती है, बट वहाँ एक मैसेज अल्लाह ताला की तरफ से आ जाता है कि फर्टिलाइजेशन हो गई है, शट डाउन नहीं होना, तो वो फिटल बेड बना देती है। दैट फिटल बेड इज कॉल्ड डिसिजुआ, ठीक है। तो इसका फंक्शन होता है, इस साइटोट्रोफोब्लास्ट जैसे ही बनना स्टार्ट हो जाती है
तो वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करवा के डिसिजुआ बना देती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप कर देती है। और तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी चीज़ थी वो ह्यूमन HCG इसको बोलते हैं, ठीक है। HCG जो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स रिलीज कर देती है, जो बच्चे की नरिश के लिए बहुत जो है ज़रूरी होते हैं। और वो प्लेसेंटा अपने जो है हार्मोन्स वहाँ से भी जो है नरिश फीटस को देता है। एक तो मदर के ब्लड से और ब्लड से मिलती है, और दूसरे प्लेसेंटा के अपने हार्मोन्स भी फीटस को नरिश करती है। दूसरी चीज़ थी सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। जी स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? जी ओके। ये मेरी 2-3 स्लाइड्स रहती थी आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो मैंने लोड दूसरा लेक्चर किया है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, लेकिन मैं पढ़ा आपको दूसरे वाला रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, ताकि मुझे दोबारा लोड ना करना पड़े और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। जी दूसरा सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, इट इज द आउटर लेयर ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट की आउटर लेयर थी एंड प्लेसेंटल विलाइज विच नरिश द मैटरनल ब्लड फॉर द फीटस। अब ये आउटर और लेयर और जो है नरिशमेंट जो है प्लेसेंटा से करना स्टार्ट कर देती है। थर्ड वन इज द मेसोडर्म, इट इज मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, कोरियोनिक विलाइज आर फॉर्म इट। अब जिस तरह मैंने बताया था, ये बिल्कुल जो है मेसोडर्म आउटर लेयर है, और इसमें आउटर लेयर के साथ जो है वो जुड़ी है दरमियान वाली लेयर के हैं। सिनसाइटो जो है वो थिन लेयर अंदर वाली, सिनसाइटो जो है वो आउटर एंड मेसोडर्म अंदर वाली, और इसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कोरियोनिक विलाइज जहाँ से स्टार्ट होती है, तो कनेक्टिव टिश्यू अंदर से गुजर के जा रहे होते हैं, ठीक है, और ये कनेक्टिव टिश्यू को फॉर्म करती है। इसके बाद था, ये चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी कि जो कोरियोन क्या है और एमनियन क्या है, ठीक है, और ट्रोफोब्लास्ट क्या है और ब्लास्टोसिस्ट क्या है। ब्लास्टोसिस्ट जो है वहीं से इनर सेल मैस एंड आउटर सेल मैस हो जाता है। इनर सेल मैस फॉर्म दी fetus and outer cell form the placenta। आगे इसमें जो है समराइज किया हुआ है, समराइज द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड fertilization। fertilization usually occur in ampullary region of the fallopian tube। fertilization जो है वो एम्पुला में होता है। फ्लोपियन ट्यूब का जो 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट में से जो है वो वाइडेस्ट पार्ट जो है उसको एम्पुला बोलते हैं, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म अकर सेमिनल फीरस ट्यूब्स, और यहाँ से सीमिनस फीरस ट्यूब से स्पर्म आते हैं। दी मेच्योर स्पर्म स्टोर्ड इन दी एपिडिडमस में स्टोर्ड हो जाता है, एंड स्पर्मेटोजो हेड बॉडी एंड टेल, और इसका हेड बॉडी और टेल रखता है। ये दी टिप ऑफ द हेड इज कवर्ड बाय अ एक्रोसोम। इसकी टिप जो है एक्रोसोम जो है उससे जो है वो कवर्ड होती है। दिस कंटेन एंजाइम्स एक्रोसोम टू डिसॉल्व द कवरिंग ऑफ द ओवम टू पेनिट्रेट। और ये जो है एक्रोसोम लोड किए हुए होता है स्पर्म, ये पेनिट्रेशन ऑफ द ओवम जो है करवाता है जाके। फिर द ओवम हैज अ आउटर लेयर ऑफ द कोरोना रेडिएटा covering the zona pellucida, underneath which there is pre-vitellian space। अच्छा, जो मैंने आप लोगों को सारा पढ़ाया ये वही चीज़ है, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताती चलूँ, जब स्पर्म जो है वो ओवम के अंदर चला जाता है, पेनिट्रेट करके उसके अंदर चला जाता है, और दोनों के न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो जैसे ही स्पर्म जो है ओवम के अंदर जाता है, तो इसकी जो है वेटिलाइन लेयर, ठीक है, वेटिलाइन मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं, और वेटिलाइन मेम्ब्रेन जो है फौरन से बंद हो जाती है, कवरिंग उसकी कर देती है जस्ट अ सेकंड में, और वो दूसरे स्पर्म को कभी भी अंदर एंटर नहीं होने देती, ठीक है, कभी भी दूसरे स्पर्म को अंदर एंटर नहीं होने देती। वेटिलाइन मेम्ब्रेन्स में इतनी ताकत, और अल्लाह ताला ने उनको इतनी वो
कैलें की सलाहियत दी हुई है कि जैसे स्पर्म अंदर एंटर हुआ, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर, फौरन इस वेटिलाइन मेम्ब्रेन ने उसको बंद कर देना होगा उनको, और दूसरा स्पर्म उसके अंदर एंटर नहीं हो सकता। दूसरा स्पर्म सिर्फ उस सूरत में एंटर होता है अगर जब रेस लगा के स्पर्म आ रहा था तो दोनों की जर्नी कंप्लीट होती और दोनों एक्रोसोम एट ए टाइम छोड़ते, तो पेनिट्रेशन दोनों की एक सी होती और एक ही टाइम वो साइटोप्लाज्म में जाते, तो वेटिलाइन जो है मेम्ब्रेन स्टॉप हो जानी थी, ठीक है, बंद हो जानी थी। तो फिर जो है वो ट्विंस प्रेगनेंसी होती। अब अगर पहले एक आ जाए तो दूसरा कभी भी एंटर नहीं हो सकता। अब ये मेरा जो है टॉपिक आप लोगों के साथ ख़त्म हो गया। फर्टिलाइजेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया, बताया कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है और कैसे यूट्रस तक जाता है और कैसे जो है फीटस और प्लेसेंटा डेवलप करते हैं। अब दूसरा मेरा लेक्चर अभी 28 मिनट है मेरे पास, तकरीबन 28 मिनट हुए, तो इस कुछ मिनट्स जो हो रहे मैं आप लोगों को फास्ट पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों का जो है कोर्स कवर हो जाए, क्योंकि जो है हमारे पास फरवरी तो आ गया ना, 15 फरवरी के बाद जब आप आओगे तो मे भी हमारे जो है सेटअप एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि फेब में हमारे सेटअप एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो रहे होते हैं, तो मार्च अप्रैल में आप लोगों के होने पेपर। तो जितना भी मैं फास्टली आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ पढ़ा रही हूँ, ताकि आप लोगों की फिर अगर मेरे पास जितना भी टाइम हुआ वो रिवीजन करा दूंगी। तो आप काइंडली मेरे लेक्चर लेके फ़ौरन उनको रिवीजन खुद से किया करें, ताकि आप लोगों को एक जब मैं रिवीजन करूँ तो वो नई चीज़ ना लगे। ठीक हो गया। अब मैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी पढ़ाना चाह रही हूँ। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में दो चीज़ें हाई रिस्क होती हैं। एक तो हाई रिस्क जो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ वो हाई रिस्क कोई भी डिजीज़ मदर को है तो दैट मीन कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। और इसके साथ दूसरी चीज़ें ड्यूरिंग लेबर भी कुछ चीज़ें हाई रिस्क में आ जाती हैं। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते जा रहे हैं। जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी मैंने आप लोगों को इस वक्त पढ़ाई है, बता रही हूँ, उसमें लेबर वाली कोई चीज़ मैंने नहीं डाली, इसलिए कि आप लोगों को उन चीज़ों का नहीं पता। जब मैं आप लोगों को लेबर पढ़ाऊंगी तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि लेबर के दौरान जो है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन सी होती है। ठीक है, अभी हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो ओवरऑल है वो मैं आप लोगों को स्टार्ट कर रही हूँ। जी ओके अरूज फातिमा, मैं अभी आप लोगों को जो है स्लाइड शेयर कर देती हूँ। ठीक हो गया जी बेटा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी मैंने जैसे एंटीनेटल पढ़ाया तो एंटीनेटल में मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर की हुई हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी कॉल्ड हाई रिस्क इफ मदर एंड फीटस एज एन इंक्रीज चांस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम सच एज डायबिटीज मेलाइटिस। अब डायबिटीज मेलाइटिस जो है वो क्रोनिक और जो है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस दोनों हो सकती हैं। और डायबिटीज मेलाइटिस अगर क्रोनिक है तो उसमें माँ की जान को भी खतरा होगा। अगर गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस है तो उसमें मदर को कम खतरा होता है, उसमें फीटस जो है वो IUGR और IUD और स्टिल बर्थ होने के चांसेस होते हैं। दूसरी बात, कैंसर वाली मदर के लिए उसकी तो प्रेगनेंसी हो करवानी नहीं चाहिए, अगर हो जाए तो उसकी जान को खतरा है और आने वाले बच्चे को भी कैंसर होगा। ये भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में शामिल है। हाई ब्लड प्रेशर, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो प्री एक्लेम्शिया एंड प्री एक्लेम्शिया दोनों चीज़ें हो सकती हैं और गेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो सकता है। ये मैंने आप लोगों को दोनों चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और प्री एक्लेम्शिया। दूसरी चीज़ जो है किडनी डिजीज़, अगर किडनी डिजीज़ है तो उस मदर को प्रेगनेंसी हो जाए तो किडनी डिजीज़ वाली मदर को जो है वो उसकी जान को खतरा होता है। ठीक है, और दूसरी एपिलेप्सी, अगर एपिलेप्सी है तो मैंने बताया था कि जिस पेशेंट को एपिलेप्सी होगी, अब इसमें से डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, ये मैंने आप लोगों को प्री प्रेगनेंसी केयर बताया हुआ। प्री प्रेगनेंसी केयर में इन चीज़ों को मैनेज करके तो फिर वुमेन को प्रेग्नेंट होने देना होता है। अब एपिलेप्सी में अगर एपिलेप्सी हो जाए तो 3 मंथ तक जो है इसको ट्रीट करके इसका सर्टिफाई हो के
डॉक्टर से तो फिर प्रेगनेंसी करवानी होती है, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशंस होंगी मदर और फीटस दोनों को। प्री टर्म लेबर, अब प्री टर्म लेबर जो है वो भी हाई रिस्क में है। अगर रिस्क फैक्टर्स में प्री टर्म लेबर चल रहा है, मदर को है, फैमिली को है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ मेलाइटिस या कोई और कॉम्प्लिकेशन है तो प्री टर्म लेबर उसको हो सकता है, वो रिस्क फैक्टर में आ जाएगा उसके। प्री क्लेम्शिया की बात मैंने पहले ही कर दी कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो वो प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया की तरफ ले जाएगी, तो उसमें सीजर्स पड़ते हैं, फीड्स, ठीक है, और उन फीड्स की वजह से बच्चा जो है अंदर डेथ कर जाता है, आईयूडी इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाती है उसकी। हैविंग अ बेबी विद अ जेनेटिक प्रॉब्लम सच एज डाउन सिंड्रोम और हार्ट प्रॉब्लम, तो कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम हो तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में है, क्योंकि बच्चा जो है वो नॉर्मल नहीं होगा। दूसरी चीज़ यूज अल्कोहल और इलीगल ड्रग्स और स्मोकिंग, कोई भी इलीगल ड्रग्स या जो है अल्कोहल लेती है तो डेफिनेटली वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरफ जाएगी। मैटरनल एज 19 और ओल्डर देन 35, जी जो फर्टाइल नॉर्मल फर्टाइल एज है वो 19 कंप्लीटेड ईयर्स, ठीक है, 19 से लेके 19 जहाँ आ जाता है तो अंडर 19 नहीं, 19 से ओवर 19, ठीक है, ओवर 19 प्लस से लेके 35 जो है उससे पहले पहले की एज जो है वो नॉर्मल फर्टाइल एज है। 19 से पहले और 35 के बाद कॉम्प्लिकेशन होती है और उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहा जाता है। प्रेग्नेंट विद मोर देन वन बेबी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, जिसके जो है मल्टीपल प्रेगनेंसी जो है वो मोर देन वन बेबी नहीं, मोर देन 3 बेबी जो है वो मल्टीपल प्रेगनेंसीज में आ जाती है। सॉरी, मल्टीपल प्रेगनेंसी के जैसे ट्विंस प्रेगनेंसी हो गया या ट्विंस से ज़्यादा हो गया तो वो मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गया। इसके जो है दो मतलब हो सकते हैं, प्रेग्नेंट विद मोर देन वन में भी, ओके ठीक है। ये मल्टीपल प्रेगनेंसीज, एक से ज़्यादा बच्चे 2 3 4 हो सकते हैं, तो उसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरफ चला जाता है। दूसरी चीज़ जो है 3 और मोर में मिसकैरेजेस, अगर 3 और मोर में मिसकैरेजेस होगा तो रिस्क फैक्टर में होगा कि इस वाली प्रेगनेंसी में भी उसकी मिसकैरेजेस हो सकते हैं, जो हाई रिस्क में आ जाएगा। Problem in a past pregnancy such as infection such as HIV, hepatitis, ये चीज़ें मैंने आप लोगों को मोर क्लियर की हुई हैं एंटीनेटल केयर में। अगर कोई भी इस टाइप का इन्फेक्शन होता है तो कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो उसमें अबॉर्शन हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा। अदर इन्फेक्शन दैट कैन कॉज प्रॉब्लम इंक्लूड चिकन पॉक्स, अगर चिकन पॉक्स भी है तो जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है अगर मदर को है। दूसरा रुबेला या टेक्सोप्लाज्मियोसिस, टेक्सोप्लाज्मियोसिस मीन के टेक्सोमिया हो गया, अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो वो टेक्सोप्लाज्मियोसिस की तरफ चला जाएगा, उसके ब्लड में इन्फेक्शन आ जाएगा जिसको टिक्सोमिया भी बोलते हैं, ठीक है। अब एंड सिफिलिस, अब जिस मदर को सिफिलिस होगा उसका पैदा होने वाला बच्चा जो है वो सिफिलिस के साथ आएगा। इसमें भी ट्राइमेस्टर वाइज है, अगर फर्स्ट जो प्री प्रेगनेंसी केयर में अगर ये जो है एवेलुएट नहीं किया, ये सॉरी प्री प्रेगनेंसी केयर में इस चीज़ की असेसमेंट नहीं की कि सिफिलिस है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो ब्लीडिंग हो जाएगी और मिसकैरेजेस होने के चांसेस है। अगर वो नहीं होता या जो है सिफिलिस सेकंड ट्राइमेस्टर में हो गया या फिर किसी वजह से पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या प्री प्रेगनेंसी केयर नहीं की तो पहले ही था, तो वो उस अबॉर्ट नहीं हुआ तो वो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज होंगी बच्चे में। टेकिंग सर्टन मेडिसिन सच एज लिथियम पेनिटोन सच एज डायलेंटिन और वोल्ट्रोन एसिड, ये सारी इस टाइप की मेडिकेशन जो ब्लड जो ऑटो इम्यून सिस्टम डिजीज़ के लिए यूज़ होती हैं, और दूसरा जो है ब्लड को जैसे एंटीकोगुलेट करने के लिए, ब्लड को पतला करने के लिए जो भी मेडिकेशन यूज़ होती हैं वो सारी मेडिकेशन जो है वो
उसकी वजह से हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि इसमें अगर हम जो है एंटीबायोटिक जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी डाल दें तो कोई मजायका नहीं होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई भी मेडिकेशन नहीं देते, और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में सिर्फ एंटीबायोटिक इन केस ऑफ इमरजेंसी या इन केस ऑफ ऐसा सीवियर इन्फेक्शन जिसमें बचत नहीं हो सकती तो हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, वो भी जो है डबल ट्रिपल एंटीबायोटिक नहीं, सिंगल एंटीबायोटिक दे सकते हैं। Other health problem can be pregnancy high risk. These include the heart valve problem, sickle cell diseases, asthma, lupus. लूपस मीन के ऑटोइम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी कम होने की वजह से सो मैनी डिजीजेस हो सकती हैं जो किसी भी सिस्टम में इन्वॉल्व और या उसकी इन्फ्लेमेशन करवा सकती हैं। एंड रिमाटाइड आर्थराइटिस, ये सारी ही चीज़ें क्या है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती हैं। How will the doctor care for during pregnancy? Educate more visit to the doctor than the women who does not have a high risk pregnancy. ऐसी वुमेन को सिर्फ एजुकेट करते हैं कि वो उनके मुकाबले में जो नॉर्मल विजिट के लिए जाती हैं, ये जो है बार बार विजिट के लिए जाए। May have more ultrasound tests to make sure that the baby is growing well. Check regular blood pressure. Urine will be tested for the proteinuria, signs of preeclampsia and urinary tract infections. अब जो है यूरिन टेस्ट उन्होंने कहा कि करवाते रहना चाहिए फ़ौरन, अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी में रिस्क फैक्टर्स हैं या थोड़ा सा भी डाउट है तो उसमें यूरिन टेस्ट कराने से दो चीज़ें, एक तो प्रोटीन यूरिया पता चल जाएगा, अगर प्रोटीन यूरिया आई है तो प्रीक्लेम्पिया की तरफ जाएगा, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन भी यूरिन में आ जाएंगे। और इसी तरह से अल्ट्रासाउंड अगर रेगुलर करवाना तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी पता चल जाएगा कि फीटस की ग्रोथ नॉर्मल चल रही है कि नहीं, कोई जो है ग्रोथ जैसे मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट स्लाइड्स में लास्ट लेक्चर में बताया था कि 1 सेंटीमीटर पर डे के हिसाब से जो है फीटल डेवलपमेंट हो रही होती है, तो अल्ट्रासाउंड स्लाइड जो है वो शो कर देगी कि उसकी ग्रोथ जो है वो नॉर्मल चल रही है या एनी अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी ग्रोथ है या नहीं, मैंने आपको वो बताया था कि समटाइम जो है फीटल सैक बन जाती है और उसमें म्योटिक फ्लूइड भी होता है बट उसमें फीटस नहीं होता, तो इस तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो अल्ट्रासाउंड में विजिबल हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और दूसरी जो ये कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज़ बताई हुई हैं कि अगर गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस है तो ये कैसे ओवरवेट बेबी हो जाएगा। बाकी चीज़ें तो मैंने बताई है कि हाई ब्लड प्रेशर मदर का होगा तो फीटस को जो है ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज जाएगा, जब फीटस को एक्स्ट्रा ग्लूकोज जाएगा तो वो प्लेसेंटा के अपने भी ह्यूमन कोरियोनिक प्लेसेंटल ह्यूमन कोरियोनिक लेक्टोजीन जो है प्लेसेंटा के वो भी जो है फीटस को जो है नरिश करेंगे, ठीक है, ग्लूकोज देंगे। अब उससे प्लेसेंटा से भी बच्चे को मिल रही है ग्लूकोज, मदर से भी मिल रही है, काजिस बेबी टू पुट एक्स्ट्रा वेट, और बेबी इसके मुकाबले में फिर जो उसके पैंक्रियाज इतना जो है सक्रिएट नहीं कर पा रहे होते इंसुलिन के वो कोप कर सके, जिसकी वजह से वो ओवरवेट हो जाता है और इसको जो है शुगर हो जाती है। फिर नॉर्मल प्लेसेंटल अटैचमेंट भी हाई रिस्क में जाती है कि नॉर्मल प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया। अब नॉर्मल देखो कि फंडस, ये फंडो एंटीरियर इसको बोलते हैं, हाफ फंडस में हाफ जो है एंटीरियर ऑफ द यूट्रस, इसको फंडो एंटीरियर बोलेंगे, और ये नॉर्मल है जो ऊपर आपको नजर आ रहा है। जो नीचे फीटस का हेड है, फीटस के हेड के नीचे प्लेसेंटा है, दैट इज द फोर्थ टाइप ऑफ द प्लेसेंटा कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। तो डेफिनेटली ये हाई रिस्क होगा, इसमें अगर ब्लीड कर गया तो मदर और फीटस दोनों की डेथ हो सकती है। ये हाई ब्लड प्रेशर है, अगर हाई ब्लड प्रेशर या प्रीक्लेम्पिया तो भी ये होगा। तो अभी मेरे पास जो है 42-43 मिनट हो गए। मैंने आज अपने दोनों लेक्चर्स में 2 टॉपिक आप लोगों को पढ़ा दिया, जिसमें फर्टिलाइजेशन एंड जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसीज,
और कल मैं किसी न्यू टॉपिक के साथ आऊँगी इंशाल्लाह। अभी मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूँ। हाँ जी, 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 मैं आ रही हूँ।